अब हमें एक ऐसे सर्किट का एनालाइज करना है जिसमें तीनों के तीनों एक साथ लगे हुए हैं। प्योर रजिस्टर, प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर, RLC सर्किट। क्या बोलेंगे इसे हम? RLC सर्किट। रजिस्टर भी है, इंडक्टर भी है और कैपेसिटर भी है। अक्सर ऐसा ही होता है कि हमारे सर्किट में तीनों चीज लगी हुई होती है या तीन में से कोई सी दो लगी हुई होती है। रेजिस्टेंस तो यूनिवर्सल है, कोई भी सर्किट बिना रेजिस्टेंस के बन ही नहीं सकता, क्योंकि हर कंडक्टर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। तो आपने यहाँ एक प्योर रेजिस्टर लगाया, फिर इसके बाद आपने प्योर कैपेसिटर लगाया, और फिर आपने क्या लगाया? एक प्योर इंडक्टर। कैपेसिटर की कैपेसिटी C है, प्योर इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस L है। तीनों को सीरीज में लेकर के आपने एक सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ से कनेक्ट कर दिया। सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ कितना है? E इक्वल्स ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है। क्योंकि तीनों के तीनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो करंट तो तीनों में सेम होनी, करंट तीनों में सेम होनी। तो मैंने यहां करंट को बनाया, बहुत ध्यान से देखना। ये मैंने करंट को बनाया इन रेजिस्टेंस। दिस इज IR। फिर मैंने करंट बनाया इन कैपेसिटर। दिस इज करंट IC। फिर मैंने करंट बनाई इंडक्टर में। दिस इज करंट इन इंडक्टर IL। हालांकि तीनों एक सी हैं क्योंकि सीरीज में लगे हुए। अब बताइए कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस करंट के साथ कैसा होता है? वोल्टेज और करंट कैसे हैं यहां? प्योर रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट कैसे हैं? सेम फेस में है। जब वोल्टेज जीरो है तो करंट भी जीरो, जब वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट भी सेम फेस में है। ठीक है, अब ध्यान से देखना। वोल्टेज और करंट सेम फेस में है, तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऊपर ही आएंगे ना। ये बना दिया, क्या बना दिया? VR, वोल्टेज अक्रॉस प्योर रजिस्टर। अब ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर में देखें जरा, करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को, यानी कि वोल्टेज करंट से पीछे है, लैग बिहाइंड है। तो यहां अगर आपने बनाया है तो वोल्टेज कितना एंगल पीछे है? π/2। दिस इज व्हाट? VC। और इसमें अगर आप देखें इंडक्टर में आप देखें तो वोल्टेज से लैग कर रही है कौन? करंट। या यूं कहें कि वोल्टेज लैग लीड कर रहा है किसको? करंट को। तो यहां वोल्टेज अगर आप बनाएंगे इसमें, इसके अक्रॉस वोल्टेज, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज, इंडक्टर में करंट, तो वोल्टेज आपको कैसे बनाना पड़ेगा? ये बनाना पड़ेगा आपको भी। रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेस में है, तो जहां आपका करंट वेक्टर है वहीं आपका वोल्टेज वेक्टर। जब करंट जीरो होगी तो वोल्टेज भी जीरो हो जाएगा, जब करंट मैक्सिमम होगी तो वोल्टेज भी मैक्सिमम होगा। लेकिन यहाँ कैपेसिटर में वोल्टेज लैग कर रहा है, लैग LEG लैग, पीछे चल रहा है। तो वोल्टेज का एरो वेक्टर इस करंट वेक्टर से π/2 पीछे चलेगा। इंडक्टर में वोल्टेज लीड कर रहा है, तो इंडक्टर में के अक्रॉस वोल्टेज का एरो करंट एरो से π/2 आगे चलेगा। ठीक है। अब दो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, देखना। ये डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं एट टाइम इक्वल जीरो, टाइम इक्वल जीरो पर वोल्टेज जीरो है, लेकिन अक्रॉस रेजिस्टेंस के अंदर करंट भी जीरो है ना।
तो वोल्टेज का वेक्टर कितना बनेगा यहाँ? वोल्टेज का वेक्टर तो बनेगा ही नहीं कुछ भी। रेजिस्टेंस, करंट इन रेजिस्टेंस कितना बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा। लेकिन करंट इन इन कैपेसिटर कितना बनेगा? प्लस आई नॉट। मतलब क्या बना आपका? ये अगर मैंने एक्स एक्सिस पर लिया, नहीं एक्स एक्सिस पर लूं मैं करंट को लूं एक्स एक्सिस पर, तो ये बनी मेरी क्या? प्लस आई नॉट। ठीक है। और इसी इंस्टेंट पर ये कितना होगा? ये माइनस आई नॉट होगा। ये माइनस आई नॉट होगी। ये किसकी करंट है? ये करंट है आई सी, करंट इन कैपेसिटर। ये करंट किसकी है? ये है करंट इंडक्टर में। और यहां आपकी आई आर की वैल्यू कितनी है? 0। अब यहां से आप इतना ध्यान रखो, देखो बस इस डायग्राम से, कि करंट इन कैपेसिटर और करंट इन इंडक्टर दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? अपोजिट। अपोजिट है। इनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है कि आपने कितनी कैपेसिटी का कैपेसिटर यहाँ लिया, कितनी कैपेसिटी का इंडक्टर आपने लिया। लेकिन इतनी तो बात रहेगी कि ये दोनों करंट क्या है। ठीक है। अब हम आ जाए एक टाइम इंस्टेंट टी पर। एट टाइम इक्वल टी, तो ई की वैल्यू 0 तो नहीं होगी। कितनी होगी? ई नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज कितने एंगल पर होगा? इनिशियल से कितने एंगल पर होगा? कितने एंगल पर वोल्टेज, कितने एंगल पर होगा? वोल्टेज वेक्टर कितने एंगल पर बनेगा एक्स एक्सिस से? अरे दिख तो रहा है यहाँ, ये वोल्टेज है। इस वोल्टेज को जब मैं वेक्टर बनाऊंगा तो एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर बनेगा? ये ओमेगा टी पर बनेगा। ठीक है। ये मैंने बनाया वी आर। कितने एंगल पर बनाया? ओमेगा टी पर। ठीक है। अब करंट कितनी है इसमें? करंट ये रही। करंट कितनी है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। जहां वोल्टेज है वहीं करंट है। तो टाइम टी पर कितने एंगल पर बनेगा करंट वेक्टर? ये भी ओमेगा टी पर ही बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि वोल्टेज वेक्टर और करंट वेक्टर दोनों के दोनों कहाँ आने हैं? सेम आने। दिस इज व्हाट? आई आर। करेक्ट। अब यहां देखें आप कि इस सर्किट में, किस सर्किट में? यहाँ इस सर्किट में प्योर रेजिस्टेंस कैपेसिटर इंडक्टर तीनों के तीनों कैसे हैं? तीनों के तीनों सीरीज में है। इसका मतलब जैसा करंट वेक्टर रेजिस्टेंस के लिए है वैसा ही करंट वेक्टर कैपेसिटर के लिए, वैसा ही करंट वेक्टर इंडक्टर के लिए। तो करंट वेक्टर तो तीनों का एक ही बनेगा। मतलब क्या हुआ कि ये आपका आई आर भी है, ये ही आपका आई सी भी है, और यही आपका आई एल भी है। लेकिन अगर वी सी आप देखो तो ये करंट से 90 डिग्री पीछे है। वीसी करंट से 90 डिग्री पीछे है। करंट वोल्टेज वेक्टर करंट वेक्टर से 90 डिग्री पीछे है। तो अब यहां वीसी कैसे बनेगा? वीसी इस करंट से, इस आईसी से राइट एंगल पीछे बनेगा। दिस इज व्हाट? दिस इज वीसी। यहां से ये एंगल कितना बनना है आपका? ये एंगल 90 डिग्री बनना है। और इसी इंस्टेंट पर जो वोल्टेज इन इंडक्टर है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वो करंट से लीड कर रहा है 90 डिग्री। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कितना बनेगा? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर बिल्कुल 90 डिग्री आगे बनेगा। किससे आगे बनेगा?
जो करंट इन इंडक्टर है, करंट से 90 डिग्री आगे बना, ये क्या बना आपका, ये VL बन गया। करंट को सिर्फ एक ही वेक्टर से क्यों बना लिया, तीनों करंट को, क्योंकि तीनों सीरीज में जुड़े हुए हैं और तीनों में करंट बिल्कुल एक जैसी चल रही है। सीरीज में करंट हमेशा सेम होती है, जैसी करंट रेजिस्टेंस में वैसी कैपेसिटर में वैसी इंडक्टर में। तो करंट वेक्टर एक्चुअली सारी की सारी करंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये चार एरो समझ आए किसी को?